गोपाल नाम का एक किसान था। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक जमीन में उसे एक सोने का हंडा मिला जो सोने के मोहरों से भरा हुआ था। हाँ? सोने का हंडा? मेरा तो नसीब ही खुल गया। कमला को दिखाऊंगा तो वो खुशी से पागल ही हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो कमला के बारे में सोचने लगता है वो थोड़ा डर सा जाता है। नहीं नहीं, कमला को इसके बारे में बताया तो वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीटने लगेगी। हमारे खेत में सोने का हंडा मिला, हमारे खेत में सोने का हंडा मिला। अरे बाप रे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कमला से इस बात को छुपाऊंगा कैसे? इतने बड़े घड़े को मैं अकेले तो उठा के नहीं ले जा सकता। कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। गोपाल ने उस हंडे को फिर से मिट्टी से ढक दिया और उसी बात पर सोचते हुए वो घर पहुंचा। आज बड़े जल्दी घर लौट आए। मुझे जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना परोसो। कमला ने खाना परोसा, लेकिन गोपाल का ध्यान खाने में नहीं था। कमला, मुझे भूख नहीं है, मैं जरा बाजार होके आता हूँ। बड़ी अजीब बात है, अभी तो कह रहे थे कि बड़ी भूख लगी है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। रात को देर हो जाएगी, तुम खाना खा के सो जाना। गोपाल अब बाजार पहुँचता है। वो बाजार में से कुछ मछलियाँ और लाल रंग के 4-5 डिब्बे खरीद लेता है। फिर वो सारा सामान लेके अपने खेतों में पहुँचता है। मुझे अब काम पे लग जाना चाहिए। गोपाल अब उस लाल रंग को पानी में मिला देता है और पूरे खेत में उस रंग की सिंचाई कर देता है। उसके बाद साथ लाई हुई मछलियों को वो खेतों में बिखेर देता है। अब ठीक है। रात को बड़ी देर से वो अपने घर पहुंचता है। अरे, ये तो सो गई। कमला, कमला, उठो कमला, तुम्हें कुछ बताना है। अरे जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ? आपको आने में तो बड़ी देर हो गई। बात ही कुछ ऐसी है, मेरे साथ खेत में चलो। अभी इतनी रात गए? कल सुबह चले जाएंगे। नहीं कमला, अभी चलो। अपने खेत में बारिश हुई है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो कोई बारिश नहीं हुई, आकाश भी साफ है। अरे पगली, वही तो बात है। बारिश सिर्फ हमारे खेतों में ही हुई है, वो भी साधारण बारिश नहीं, मछलियों की बारिश। आसमान से ढेर सारी मछलियाँ अपने खेतों में बिखरी पड़ी है। मछलियों की बारिश? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कमला, अब चलो मेरे साथ। हाथ में लालटेन लिए अब दोनों खेत पहुँचे। देखो कमला, ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। आसमान से लाल रंग का पानी टपक रहा था। मैंने उस पानी को एक घड़े में भर के रखा है। जब कमला ने खेतों में बिखरी मछलियाँ देखी तो वो हैरान हो गई। खेतों में जगह जगह पर लाल रंग की बूंदें भी नजर आ रही थी। अरे हाँ, यहाँ पर तो ढेर सारी मछलियाँ बिखरी पड़ी है। ये सब कैसे हुआ? ये तो कोई चमत्कार ही लगता है। हम इस पानी से भरे घड़े को घर ले जाते हैं, लेकिन ये बड़े राज की बात है। तुम ये किसी को भी मत बताना। मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी? कमला की मदद से गोपाल वो सोने की मोहरों से भरा हुआ हंडा घर ले आता है। दूसरे दिन सुबह कमला के उठने से पहले गोपाल ने वो हंडा घर के आंगन में गाड़ के छुपा दिया। सुबह जब कमला उठी, वो गोपाल के पास आकर उस हंडे के बारे में पूछने लगी। अजय, सुनते हो, वो हंडा आपने कहाँ पर रखा है? हंडा? कौन सा हंडा? वही जो कल रात को हम अपने खेतों से लेके आए थे। कमला की ये बात कुछ पड़ोसियों के कानों पर पड़ती है और वो कमला के आसपास जमा होकर उसे उस हंडे के बारे में पूछने लगते हैं। हंडा? कैसा हंडा? क्या आपको कोई सोने का हंडा मिला है? क्या है उस हंडे में? कोई खजाना मिला है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने कल रात कोई सपना देखा होगा। मुझे कोई सपना नहीं पड़ा था। अब झूठ क्यों बोल रहे हो? कल रात को हम खेत में से एक बड़ा सा हंडा लेके आए। कल रात को? हाँ हाँ, कल रात को। पता है, कल रात को हमारे खेतों में बड़ी तेज बारिश हुई थी। लेकिन कल रात को तो यहाँ पर कोई बारिश नहीं हुई। वही तो, बारिश सिर्फ हमारे खेतों में ही हुई थी। और वो भी कोई साधारण बारिश नहीं, आसमान से लाल रंग का पानी बरसा। और पता है, ढेर सारी मछलियाँ भी आसमान से टपक कर हमारे खेतों में गिरी। वो घड़ा उसी लाल रंग के पानी से भरा हुआ था। कमला की ये बात सुनकर वहाँ पर जमे सभी लोग हंसने लगे। मछलियों की बारिश? ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है भला? ये जरूर पागल हो गई है। बहन, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा।
चलो भाई, खाली पीली अपना समय बर्बाद हुआ। मछलियों की बारिश, पागल कहीं की। अरे रुको जरा, सुनो तो, मैं सच कह रही हूँ। अरे सुनो तो, सच में मछलियों की बारिश हुई थी। अरे आप तो कुछ बोलिए ना। मैंने तो पहले ही कहा था, तुमने कोई सपना देखा होगा। अब जाने भी दो कमला, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, खेतों में जाने में देरी हो रही है। क्या सच में मैंने कोई सपना देखा है? अपनी पत्नी को पुटपुटाते हुए अंदर जाता देख गोपाल मन ही मन मुस्कुराता है। राज की बात हमेशा राज ही रहनी चाहिए, नहीं तो वो राज क्यों कहलाएगा। विलासपुर गांव में पिछले 3 साल से बारिश नहीं हुई है। गांव के किसान बेहाल हैं। हर साल की तरह इस साल भी बारिश का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा। हमें लगता है गांव छोड़ के शहर चले जाना चाहिए, कुछ ना कुछ काम धंधा मिल ही जाएगा। अरे भाई, अपना घर जमीन छोड़ के कोई पराई जगह जाता है क्या? तो आप ही बताइए, गुजारा कैसे करें? कुछ उगाएंगे नहीं तो परिवार को क्या खिलाएंगे? ये सारी चर्चा सुनने वाले गांव के बुजुर्ग सुखदेव एक सलाह देते हैं। मुझे लगता है वरुण राजा को प्रसन्न करने के लिए छोटी सी पूजा और हवन कर लेना चाहिए। हाँ, सुखदेव भैया ठीक कह रहे हैं। सभी लोग पूजा और हवन करने के लिए मान जाते हैं। ठीक है, 10 दिन बाद गांव में छोटी सी पूजा और हवन कर लेंगे। उसी रात सुखदेव का पोता शरद शहर से गांव आता है। शरद शहर में साइंस की पढ़ाई कर रहा है। सुखदेव उसे गांव का हाल बयां करता है। बस अब सब कुछ वरुण राजा की कृपा पर निर्भर है। दादाजी, पापा ने कुछ पैसे भेजे आपके खर्चे के लिए। हाँ बेटा, मैंने कल ही फोन किया था बबलू को। दादाजी, यहाँ सूखे की वजह से इतनी परेशानी है तो आप हमारे साथ शहर क्यों नहीं चलते? नहीं बेटा, पूरी जिंदगी गुजर गई इसी गांव में, अब आखिरी सांस भी यही लूंगा। बस इस सूखे पर कोई इलाज मिल जाए। शरद दादाजी की बात सुन के सोच में पड़ जाता है। दूसरी सुबह दादाजी शरद को उठाने जाते हैं, लेकिन शरद अपने बिस्तर पर नहीं है। सुबह सुबह कहाँ चला गया ये लड़का? कुछ देर बाद 2 गांव वाले सुखदेव के घर आते हैं। सुखदेव चाचा, ये आपके पोते को क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ है भाई? चलिए हमारे साथ खुद ही देख लीजिए। सुखदेव गांव वालों के साथ अपने खेत पर जाते हैं और वहाँ का दृश्य देखकर चौंक जाते हैं। शरद, ये क्या कर रहे हो बेटा? दादाजी, मैं पानी जमा करने के लिए यहाँ छोटा सा तालाब तैयार कर रहा हूँ। तालाब बना रहा है ये। ये क्या मजाक कर रहे हो भाई? पिछले 3 साल से यहाँ बारिश की एक बूंद भी नहीं टपकी है। ये शहर के लोग खुद को बहुत होशियार समझते हैं। बेटा, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो बेवजह? बारिश नहीं आई तो तुम्हारे सारे परिश्रम बेकार हो जाएंगे। सुखदेव और गांव वालों की बातें सुनकर शरद सिर्फ हल्के से मुस्कुराता है। दादाजी, हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा ना, कोशिश करने में क्या बुरा है? शरद की बात को गांव वाले हंसी मजाक में लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगर तुम्हें विश्वास है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा तो मैं कल 2 लोग और तुम्हारी सहायता के लिए भेजता हूँ। हाँ दादाजी, वो बहुत अच्छा होगा। 5-6 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। शरद 2 मजदूरों की मदद से एक छोटा सा तालाब खोद लेता है। एक तरफ सुखदेव अपने पोते की मेहनत देख रहा है और दूसरी तरफ गांव वाले उस पर हंस रहे हैं। सुखदेव के पोते का दिमाग खराब हुआ है। वरुण देवता के साथ साथ उसके लिए भी पूजा करवाते हैं। गांव वालों की बातें सुन के सुखदेव को बुरा लगता है। उस रात अचानक बादल गरज उठते हैं, धुआंधार बारिश होने लगती है। गांव वाले खुश हो जाते हैं। दूसरे ही दिन गांव वाले नुक्कड़ पर जमा होते हैं। रात की बारिश की वजह से सारे खुश हैं। चलो, भगवान ने हमारी सुन ली, इस साल अच्छी फसल उगाएंगे। हाँ, लेकिन कल रात की बारिश की वजह से सिर्फ ऊपरी जमीन गिली हुई है, नीचे की मिट्टी सूखी की सूखी है और अब फिर बारिश कब होगी पता नहीं। अब जुताई तो कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर से बारिश नहीं हुई तो बुआई करना मुश्किल होगा। तभी सुखदेव और शरद वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन हम हमारे खेत में दोनों कर सकते हैं। सब लोग आश्चर्य से शरद को देखते हैं। वो कैसे बेटा? चलिए हमारे साथ। सब लोग सुखदेव के खेत पहुँचते हैं और वहाँ पानी से भरा तालाब देख दंग रह जाते हैं। ओह, ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं चाचा, बस मैंने थोड़ी आगे की सोची और आने वाला कल अच्छा बनाने के लिए आज कोशिश की। सही कहा तुमने बेटा,
इतने पानी में सुखदेव आराम से खेती कर सकता है। वाह बेटा, लोगों के तानों ने तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से विचलित नहीं किया। सरपंच जी की बात सुन के बाकी के गांव वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। काश हमने भी हमारे खेतों में तालाब खोदा होता। अब पता नहीं कब बारिश होगी भी या नहीं। मेरे पोते ने आज हमें ये सीख दी है कि कल अच्छा बनाना है तो आज पे काम करो। खराब परिस्थिति के बारे में सिर्फ सोचते बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो तो एक ना एक दिन बदल ही जाएगी। और हाँ, हमें उस बदलाव का फायदा उठाने के लिए तैयार भी रहना जरूरी है। शाबाश बेटा, आज तुमने हम सबकी आंखें खोल दी।